अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी को हम क्यों पढ़ते हैं? हम किसी भी सॉलिड में एटम्स की इंटरैक्शंस को स्टडी करने के लिए एनर्जी बैंड थ्योरी को डिस्कस करते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले एटम की बेसिक इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। कोई भी जो मैटर है एटम से मिलकर बना होता है। एंड एन आइसोलेटेड एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा है क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कि सेंटर में पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन साइड्स पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थियरी, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जीज। मतलब हर इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो फिक्स्ड एनर्जी लेके रिवॉल्व कर रहा है, उससे ऊपर नीचे कोई एनर्जी पे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल ऑन आइसोलेटेड एटम्स। अब ये थ्योरी कहाँ एप्लीकेबल है? सिंगल एटम पे। लेकिन हमारे पास ऐसा तो नहीं होता, आइसोलेटेड एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको तो हम सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मली एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मैटर। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए देखते हैं पहले कि अगर ऐसे दो आइसोलेटेड एटम्स इकट्ठे हो जाएं तो वो कैसे इंटरैक्ट करेंगे। लेट्स से टू सच एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर। अब क्या होगा? पहले जब एटम आइसोलेटेड स्टेट में था तब इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस या उसी एटम के अंदर मौजूद दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की इंटरैक्शंस को एक्सपीरियंस कर रहा था। बट अब उसको न्यू इंटरैक्शंस भी फेस करनी पड़ेंगी। कौन सी इंटरैक्शंस? interaction with new electrons of neighboring atoms and interaction with the nucleus of the neighboring atom। अब क्या होगा? उस एक किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को मजीद कौन सी फोर्सेस फेस करनी पड़ रही हैं? जो नेबरिंग एटम के पास इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, और जो नेबरिंग एटम का न्यूक्लियस है उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब क्या होगा? नाउ एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी डिस्टर्ब। अब एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है पहले आइसोलेटेड स्टेट में थी, अब वो नहीं रहेगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जस्ट लाइक कोई इंसान अकेले रह रहा है तो उसका तरीका और होता है रहने सहने का, लेकिन जब वो किसी नेबरहुड के साथ रहता है, उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे नेबर्स हों, तब थोड़ा सा तरीका चेंज भी हो सकता है। तो ऐसा ही इफ़ेक्ट एक एटम के ऊपर भी पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होते हैं इलेक्ट्रॉन वो कौन से होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहते हैं उन्हें तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता नेबरिंग एटम से, पड़ता ज़रूर है लेकिन इतना सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ता। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इस डिस्टर्बेंस को हम यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि एनर्जी स्टेट्स स्प्लिट अप हो जाती हैं टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट में, जिनकी वैल्यू क्लोज टू ईच अदर होती है। लाइक दो सिमिलर एटम अगर हमारे पास आए हैं तो उनका कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी लेट्स से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं तो डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, लेट्स से 13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, और दूसरे एटम के उसी तरह के उसी पोजीशन वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाए, लाइक लेट्स से 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। अब क्या हो गया? दोनों की ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एनर्जी चेंज हो गई, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई, तो हम इसको कहते हैं स्प्लिट हो गई एनर्जी स्टेट्स, सेम नहीं रही पहले जैसी। अब सिमिलरली जब सॉलिड हमारे पास एक बनता है तो हमारे पास दो एटम या एक एटम तो नहीं होता, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो हम कहते हैं लेट्स से व्हेन n such atoms come close together to form a crystal, each energy level splits up into n very closely spaced energy levels that appears as an energy band। क्योंकि दो एटम्स हमने देखा कि एक एनर्जी लेवल दो में स्प्लिट अप हो गया जो कि बिल्कुल करीब करीब थे। इसी तरह अगर n नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो हमारे पास एक लेवल की जगह पे एनर्जी स्टेट्स आ जाएंगी, और ये एन एनर्जी स्टेट्स इतनी क्लोज होती हैं एक दूसरे के, होते हैं डिस्क्रीट हैं, अलग अलग होती हैं लेकिन इतनी क्लोज होती हैं कि ये एक बैंड की तरह से अपीयर होती हैं, एक कॉन्टीन्यूस बैंड की शक्ल में नज़र आती हैं। जैसे एक सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट कर सकता है, और उस एनर्जी लेवल के बाद कुछ गैप के बाद एक और एनर्जी लेवल आता है जहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, और दोनों के दरमियान खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं होता स्टे करना। एंड दो अलाउड एनर्जी लेवल्स के बिटवीन जितने भी लेवल्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह दो अलाउड एनर्जी बैंड्स के बिटवीन भी जो एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
ऐसी स्टेट्स को हम फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स कहते हैं, और ये सिंगल सिंगल एटम के फॉरबिडन एनर्जी लेवल्स की ओवरलैपिंग से ही फॉरबिडन एनर्जी गैप की फॉर्म में सामने आती हैं। तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि देयर इज़ अ रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स। और इन पूरी रेंज को ऑन द होल हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब उसके बाद हम देखते हैं वैलेंस बैंड की बात करते हैं। वैलेंस बैंड कैसे बनता है, किसी भी एटम में हमें पता है आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन आइसोलेटेड एटम द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर क्रिस्टल की बात करें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने वाला जो बैंड है वो वैलेंस बैंड कहलाता है। मतलब ये वैलेंस बैंड कैसे क्रिएट होता है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी स्टेट्स कैरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि electrons in the outermost shell are called valence electrons and the energy band formed by these electrons is called valence band। अब ये बैंड completely filled या partially filled हो सकता है, खाली नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो आखिरी बैंड होता है, वो आखिरी स्टेट होती है किसी भी एटम में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का इसमें होना मस्ट है, या तो ये पार्शियली फिल्ड हो सकता है या तो ये कम्प्लीटली फिल्ड हो सकता है। उसके बाद आती है बारी कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन बैंड क्या होता है, जस्ट अबव दी वैलेंस बैंड जो बैंड है उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इट मे बी एम्प्टी और पार्शली फिल्ड। अब इसके एम्प्टी और पार्शली फिल्ड होने पे और इसके वैलेंस बैंड से डिस्टेंस पे हम डिफाइन करते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को। हम क्या करते हैं, हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की गैप की बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। और वैलेंस बैंड से जो नीचे बैंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और वो क्योंकि हमें बताया है केमिकल रिएक्शंस में इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लीस्ट अफेक्टेड होते हैं, यूजुअली अफेक्ट नहीं होते, लेकिन जो होता है इफेक्ट वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नॉर्मली नहीं होती। अब हम डिफाइन करते हैं इंसुलेटर्स को सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। इंसुलेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स in which the valence electrons are bound very tightly to their atom। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमारे पास नहीं होते। अब एनर्जी बैंड के रिस्पेक्टिव इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी होता है, मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कंडक्शन बैंड में मूव करके कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर सके। सेकेंडली, वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से मूव ही नहीं करेंगे अगर वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होगा। और थर्डली, अ लार्ज एनर्जी गैप ऑफ सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वैलेंस और कंडक्शन बैंड के अंदर एनर्जी गैप भी लार्ज होता है ताकि इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल ही ना हो कि वो वहाँ पे जा सकें, इसलिए इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कैसे मटेरियल्स होते हैं, विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को देखते हैं कैसे होते हैं। इनका कंडक्शन बैंड बी पार्शली फिल्ड होता है और वैलेंस बैंड बी पार्शली फिल्ड होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई एनर्जी गैप भी नहीं होता लाइक मेटल। किसी मेटल के अगर सिंगल एटम को देखें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसको हम वैलेंस शेल का नाम देते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यूजुअली, और बाकी जगह खाली होती हैं। अब उस तरह के वैलेंस शेल्स को जब मिला के वैलेंस बैंड बनेगा तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अलाउड एनर्जी स्टेट्स होंगी वैलेंस बैंड के आगे जो कि खाली होंगी, और इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत आसान होगा वहाँ पे मूव करना। तो इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज़ नो गैप, नो सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन द केस ऑफ कंडक्टर्स। अब लास्ट पे हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स कैसे मटेरियल्स होते हैं, नाम में आ रहा है सेमीकंडक्टर्स, मतलब ये कंडक्टर से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ रखते हैं बट कंडक्टर्स होते नहीं हैं। अगर हम इनको 0 केल्विन पे देखें तो ये इंसुलेटर जैसे बिहेव करते हैं, अगर हम इन्हें रूम टेम्परेचर पे देखें तो विद द गेन ऑफ एनर्जी या विद द राइज इन हीट इनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस होना शुरू हो जाती हैं। ये ऐसे मटेरियल हैं जिनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ लाई करती हैं बिटवीन द इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। और अगर रूम टेम्परेचर पे देखें तो इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड होता है। अगर 0 केल्विन पे देखें तो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं होते।
लेकिन क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं होता है इनके केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, तो जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इनफ एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएँ। इसलिए हम कहते हैं रूम टेम्परेचर पे इनके वैलेंस और कंडक्शन दोनों बैंड्स पार्शियली फिल्ड होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है क्योंकि उसका कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी होता है। लेकिन फ़र्ज़ करें जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कोई एक इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि वो जो थोड़ा-सा गैप है बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड उसको ओवरकम करके ऊपर चला जाए। अब क्या होगा? उसके ऊपर जाने से पीछे एक होल क्रिएट हो गया। होल क्या है? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स में रैंडमनेस बढ़ जाएगी उसकी वजह से, कोलाइड करना शुरू हो जाएंगे वो एक दूसरे के साथ, रैंडम मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और इसी तरह जो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र हो गया वो वहाँ पे कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ को भी इन्हेंस कर सकता है। इसी तरह हम सेमीकंडक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं वेरियस पर्पस के लिए। सेमीकंडक्टर्स के वाइडली यूज़ किए जाने की वजह भी यही है कि हम इनकी कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, इनको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।